चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हैलोजिनेशन कर रहे थे हम लोग, नहीं? चलिए, तो आज उससे आगे बढ़ते हैं और हाइड्रेशन हम लोग कर चुके हैं ना। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, ये सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक काम किया जाए, है ना, थोड़ा सा पोस्टर डिस्कशन कर लिया जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 होमवर्क भी दिया हुआ था ना, तो वो भी डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, तो अगर हम लोग बात करें पोस्टर डिस्कशन का, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पर ना, तो क्वेश्चन नंबर 128 ऑनवर्ड ना, तो हाँ 128 हो गया होगा सबका। बहुत सिंपल है, D+D2 है, पहले D+ का अटैक होगा एल्कीन पर, कार्बोकेटाइन बनेगा, मिथाइल शिफ्ट होगा और फिर वहाँ से OD आ जाएगा वहाँ पर, नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? B ऑप्शन हो जाना चाहिए, नहीं? है ना। चलिए 129 कर लिए होंगे। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन प्रोसेस है, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा विदाउट रीअरेंजमेंट। तो 129 में जिस कार्बन पर मिथाइल जुड़ा है वहाँ OH आ जाएगा और उसके बगल वाले पर H आ जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा C अपना, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 130 भी कर लिया होगा। प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है ना। देखो तो 130 की बात करें तो अपने पास प्रोपीन है, ठीक है, और इस प्रोपीन को हम लोग को कन्वर्ट करना है 1 प्रोपेनॉल में, CH3 CH2 CH2OH। मतलब कुल मिला के ध्यान से देखो तो यहाँ H जुड़ा है इस कार्बन पर और इस कार्बन पर OH जुड़ा है, और हाइड्रेशन के समय अगर यहाँ H और यहाँ OH आता तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ, और अगर इसका उल्टा आया है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ OH आया है, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ H आया है, तो ये अपना एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया है, क्या है ना भाई। तो मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ से इसमें एडिशन कराना है। A है OSO4 CHCl3, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये पढ़ेंगे आगे, डाई हाइड्रोक्सिलेशन करता है। O3 जिंक वाटर, ये ओजोलिसिस करता है, पाई बॉन्ड को ही तोड़ देता है, ये भी इसी में पढ़ना है आगे हम लोग को। एल्कलाइन एंड कोल्ड केमिनोफोर, ये भी डाई हाइड्रोक्सिलिसिस करता है ना, मतलब ये पाई बॉन्ड टूट के दोनों कार्बन पर OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आगे पढ़ेंगे। एक ही ऑप्शन है ही जो हम लोग अब तक पढ़े हैं, तो हम लोग उसी को देखेंगे और आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराता है, ठीक है, हो जाएगा। सिमिलरली 131 132 भी बहुत आसानी से कर लोगे। 133, अरेंज द गिवन मॉलिक्यूल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन, नहीं? तो अपने पास, अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है पहले। एक मॉलिक्यूल है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 133, ठीक है, जिसमें सिस एल्कीन है, सेकंड है ट्रांस 2 ब्यूटीन है, थर्ड है ऐसा CH3, और फोर्थ है अपना ऐसा। ठीक है भाई, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन में हम लोग पढ़े थे ना, हाइड्रेशन इनका कैसे कराओगे। इसमें क्या ले लेंगे हम लोग, इसमें हम लोग ले लेंगे H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2। जब तक बोले ना क्वेश्चन में ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और हाइड्रेशन बोले मतलब यही बात, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म पढ़े थे हम लोग, एग्जैक्टली HBr की तरह होता है, बात किए थे हम लोग कि पहले स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये H+ अटैक करता है, कार्बोकेटाइन बनता है, वही स्टेप RDS होता है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ग्रेटर विल बी द रेट। तो भाई ठीक है, तो इन सब पे कार्बोकेटाइन बनाओ और इनके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर अरेंज कर दो। ऐसा क्वेश्चन हम लोग HBr के साथ किए हैं ना, ABCDEFGH तक किए थे, याद आ रहा है सबको। तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ग्रेटर इज द रेट।
तो देखो इसमें मान लो H प्लस का अटैक यहाँ होगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें H प्लस का अटैक यहाँ होगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। इन दोनों में सेम कार्बोकेटाइन बन रहा है, याद आ रही है बात सबको ना। 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है और 5 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी आएगा। कार्बोकेटाइन के पास की बात कर रहा हूँ मैं, कार्बोकेटाइन के पास की, है ना, इस एल्कीन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अपने को तो रेट ऑफ हाइड्रेशन पता करना है और वो बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसमें H प्लस का अटैक इस वाले कार्बन पर होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और एक ऐसा कार्बोकेटाइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या भाई? अब ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है ना, ध्यान से देखो तो ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है, हाईली स्टेबल होता है और प्लस इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो इन दोनों का रेट ज़्यादा होगा कि इसका रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है। याद है ना, हम लोग इसकी बात कर चुके हैं कि दिस इज़ इवन मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, नहीं। और इसमें भी H प्लस का अटैक इसी साइड कराओगे और यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओगे तो इससे बनने वाला कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। यहाँ पर CH3, यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर भी CH3, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन और ये भी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन प्लस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है, इसके पास साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन और 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर ये और सिस और ट्रांस में वहाँ पर भी हमने बात की थी, क्योंकि बनने वाला इंटरमीडिएट सेम है तो सिस का रिएक्टिविटी ट्रांस से ज़्यादा होगा। याद आ रही है बात? तो इसका अगर अपने को आंसर लिख देना है तो हम लोग लिख देंगे सबसे ज़्यादा 4th, फिर लिखेंगे 3rd, फिर लिखेंगे 1st और फिर लिखेंगे 2nd। इधर से इधर रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा, या बोला जाए कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, 134 कर लिए होगे, बहुत आसान है। वही H प्लस का अटैक हुआ, कार्बोकेटाइन बना, शिफ्ट होगा, है ना, C ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 135 भी कर लोगे, 136 भी हो जाएगा, 138, 138 पे ज़रा बात कर ली जाए, है ना। इसको नोट कर लो जिसको करना है। वन 138, ठीक है भाई। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेयर ऑफ डायस्टीरोमर्स। ठीक है, अब जैसे एक सवाल पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेयर ऑफ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। इनफैक्ट ये आया हुआ क्वेश्चन है, या ऐसा ही क्वेश्चन सेम, या तो ये या ऐसा ही क्वेश्चन IT आज क्वेश्चन है शायद ये, है ना। चलिए क्लास में होते तो देखते। तो आई थिंक एडवांस्ड में आया था ये, मेंस में नहीं, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री और डायस्टीरोमर ये सब टर्म आ गया, तो सबसे पहले यहाँ ठहरिए, पहले डायस्टीरोमर को रिवाइज कीजिए। क्या होता है डायस्टीरोमर? मतलब हम करने जाएंगे सवाल तो हम देखेंगे क्या क्या देखना होगा, ठीक है। तो पहले रुकिए, डायस्टीरोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरोमर्स एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होते हैं। स्टीरियो आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, ठीक है ना। ये बात हम लोगों ने बात करी थी। तो डायस्टीरोमर्स क्लियर हो गया। अब हम लोग पहला सवाल कर रहे हैं। तो इस ऐसा ही मिलता जुलता एक सवाल आपको करवाया है मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 138। देखो तो ऐसा है कुछ, यहाँ पर है मिथाइल और यहाँ पर है H। क्या ये कार्बन कायरल है? बिल्कुल है। और इसमें अगर HBr का रिएक्शन करा देंगे तो H प्लस का अटैक यहाँ होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, मतलब इसमें जो फाइनल अपना आंसर मिलेगा यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन। क्या? क्योंकि यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जा रहा है। अब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम हो गया तो इसके पास कोई कायरल सेंटर ही नहीं बचा। तो जब कायरल सेंटर ही नहीं बचा तो डायस्टीरोमर्स कैसे बनेगा?
ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, तो स्टीरियो आइसोमर तो बनेगा ही नहीं इसका, ठीक है ना। तो यहाँ कहानी ख़त्म हो गई। बी ऑप्शन देखा जाए तो, अगर इसका बी ऑप्शन देखो तो ऐसा है कुछ ना, इस बार इसके पास एक कायरल सेंटर है और इसमें भी हम लोग क्या करा दे रहे हैं, HBr का रिएक्शन करा दे रहे हैं। तो H+ यहाँ आएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और इस बार शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं शिफ्ट होगा, क्योंकि देखो क्यों नहीं शिफ्ट होगा, ये कैसा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी है। इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ 2 यहाँ, है ना, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो ये भी सेकेंडरी ही बनेगा, ये सेकेंडरी कार्बन है और इसके पास 2 और एक 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो सेकेंडरी से सेकेंडरी जा रहा है और 5 अल्फा हाइड्रोजन से 3 अल्फा हाइड्रोजन जा रहा है, तो कम स्टेबल हो रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो यहीं पर होगा। अब कार्बोकेटाइन मतलब प्योर p ऑर्बिटल, तो अब यहाँ से ब्रोमाइड जो है वो अबव आ सकता है और बिलो आ सकता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन मतलब प्योर p ऑर्बिटल, तो एक बार ऊपर से जुड़ सकता है, एक बार नीचे से जुड़ सकता है। तो जब दोनों से जुड़ेगा तो देखो तो ज़रा, यहाँ पर मिथाइल ऐसा, H ऐसा, और एक बार ब्रोमीन अबव आएगा, H बिलो रहेगा और एक इसका प्रोडक्ट और भी बनेगा। यहाँ पर मिथाइल जैसे तैसा है ही, और इस बार यहाँ पर H अबव आएगा और ब्रोमीन बिलो होगा। बोलो होगा ना ऐसा। अब ज़रा मुझे बताओ कि ये कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, यहाँ पर भी ये दोनों कायरल सेंटर है ना, दोनों कायरल सेंटर। तो इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन ज्यों का त्यों है, जैसा था क्वेश्चन में जैसा था वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा। तो अगर मान लीजिए कि ये R था तो यहाँ भी R होगा, और अगर मान लो ये R है, वैसे तो आप निकाल सकते हो RS, लेकिन हम लोग को डिले थोड़ी करना है, हम लोग को जल्दी आंसर लाना है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये R है, तो ये वाला, क्योंकि इसमें ब्रोमीन पीछे और H ऊपर है, मतलब एक पेयर ऑफ एक्सचेंज किए हो, तो अगर ये R होगा तो ये S हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये R R हुआ तो ये हो गया RS, क्या, तो R R दो कायरल सेंटर है, R R का मिरर इमेज अगर होता तो होता SS, और अगर सेम होता तो इसका दोनों का R R होना चाहिए था। लेकिन अगर R R का मिरर इमेज RS आ गया तो इसका मतलब वो स्टीरियो आइसोमर तो हैं जो कि दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, न ही वो सेम है। तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे में क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है, एकदम सिंपल बात। तो ये हो गया अपना आंसर, सिंगल चॉइस है तो हमको आगे देखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। अब आप समझ लीजिए अपना आंसर हो गया बी, ठीक है। सी देख लो, सी में HBr इन प्रेजेंस ऑफ ROOR इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, मतलब फोटॉन्स, तो पेरोक्साइड इफेक्ट लगा दे रहा है यहाँ पर। तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, ब्रोमीन बाहर वाले कार्बन पे आएगा ना, बाहर पाई बॉन्ड पर आएगा, मतलब जो मॉलिक्यूल बना है वो यही वाला बना है, और उसमें इस बार ब्रोमीन यहाँ आएगा ना और H यहाँ आएगा, तो ये कायरल का कायरल रहेगा, और ब्रोमीन यहाँ आएगा तो ये कायरल नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ब्रोमीन आ जाएगा, है ना, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। बोलो भाई, तो ये कायरल बनेगा नहीं। तो ये कायरल इकलौता है, और इकलौता कायरल में डायस्टीरियोमर्स का पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं, है ना। तो जो कन्फिग्रेशन इसका है वही कन्फिग्रेशन इसका भी होगा, और यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट वाले में रीअरेंजमेंट नहीं होता, वो कार्बोकेटाइन नहीं बनता, फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और सेम कहानी डी ऑप्शन में है, उसमें भी यही मॉलिक्यूल बना हुआ है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहा है, जिसमें क्या कराएगा, जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ कराएगा, यहाँ से H हटकर OH आएगा। सेम कहानी है ना, तो इसका मतलब आंसर इज क्लियर बी, ठीक है। 139 माइनर प्रोडक्ट, हाँ ये हम कराएंगे अभी, है ना। चलिए चलो भाई, देखा जाए, इसको क्लियर किया जाए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था,
है ना। बेसिकली ये एक क्वेश्चन नहीं, ये 4 क्वेश्चन हो गए, है ना। एक तो डायस्टेरोमर्स का कॉन्सेप्ट पूछ लिया, दूसरा 4 अलग अलग मैकेनिज्म्स पूछ लिए। तो सब मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, और इसीलिए ये क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ बेसिकली, यही क्वेश्चन उठा के आपके मेंस के पेपर में डाल देता हूँ, नहीं, ताकि आप अवगत रहें चीज़ों से। चलिए, तो अब क्या किया जाए। हाँ, पहले तो कल 2 होमवर्क दिए थे, उसको कर लिया जाए, और आगे एक आध क्वेश्चन और कराते हैं। एक क्वेश्चन मैंने दिया था ऐसा कुछ, CH3, यहाँ था ब्रोमीन H, यहाँ था 6 एल्कीन, है ना, ये वाला एल्कीन था सिस, और इसमें करा दे रहा था Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अच्छा, CCl4 नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है, पता है ना अपने को। इसकी जगह पर, है ना, CH2Cl2 भी ले सकता है, ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह काम आता है ना। ऑल्दो पूरी तरह से नॉन पोलर नहीं होगा ये, आप इसमें बहस कर सकते हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, सर इसमें 0 नहीं है म्यू नेट, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है ना। तो इस वजह से इसको भी हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब सिस पर ब्रोमिनेशन करा रहे हो, है ना। चलो, अच्छा मैं दूसरा भी लिख देता हूँ ना, एक साथ दोनों कर लेते हैं। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH3, और ये अपना ट्रांस था, बना नहीं हुआ है, लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करा रहे थे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। तो हाँ, तो अब बोलेगा इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा था, और आपसे रिलेशन भी पूछा था। तो अब देखो ये क्वेश्चन जो है, तो हम लोगों ने कल जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था सिस पर, जब बड़े आराम से नीचे ब्रोमिनियम बनाया था, फिर दोनों तरफ से अटैक कराया था, याद है ना। अगर वैसा इसमें करने चलेंगे हम लोग, अब अपने को, वो हम लोग सीखने के लिए बात किए थे, अब हमेशा हर जगह वही अगर मैकेनिज्म ही लिखने लगेंगे तो फिर, है ना, हम लोग को मतलब निबंध टाइप क्वेश्चन नहीं ना आता, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ना। तो हम लोग को बस एक लाइन में आंसर करना होगा। तो देखो, सिस पर एंटी एडिशन तो क्या बनता था, रेसमिक ना। भले रेसमिक बने ना, हम बना देंगे रेसमिक ना। तो ये फॉर्मूला याद है ना सबको, सिस पर एंटी से रेसमिक बनता था, मतलब यहाँ पर रेसमिक बनेगा, और ये वाला क्या रहेगा, ये वाला फिक्स्ड रहेगा। क्यों फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि ये इस पर रिएक्शन नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा कि HBr, अब इस पर भी ब्रोमीन आ जाएगा, इस पर भी ब्रोमीन आ जाएगा, लेकिन दोनों अपोजिट साइड में आएंगे। मतलब एक बार ब्रोमीन ये, H यहाँ, ब्रोमीन ये, H यहाँ, CH3, और एक और प्रोडक्ट इसमें मिलेगा जिसमें ये वाला तो फिक्स्ड है, तो इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग एज इट इज़ बना दिया जाए, और यहाँ उल्टा कर दिया जाए कहानी, ब्रोमीन H यहाँ, ब्रोमीन यहाँ, H यहाँ, मिथाइल यहाँ। बोलो कोई दिक्कत है ना। अगर ये नॉर्मल सिस एल्कीन होता तो हम लोग रेसमिक 2 प्रोडक्ट बनाते ना। अब नहीं ध्यान आ रहा है तो कल पन्ना पलटिए, जो सिस वाले पर हम लोग रेसमिक बनाए थे तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज बना था। अब इसमें ये एडिशनल है और ये फिक्स्ड है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा, तो ये मिरर इमेज नहीं बनेगा। लेकिन अगर मिरर आधे पे ही रख दो, इतने पे, तो देखो इतना पोर्शन है ना, मैं मिरर यहाँ से रख दूँ तो इतना पोर्शन इसका मिरर इमेज है, दिख रहा है ना, और ये वाला पोर्शन सेम है क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा। तो भाई ये रेसमिक तो नहीं बना, क्योंकि रेसमिक बनने के लिए ये वाला भी मिरर इमेज बनना चाहिए था, क्योंकि वो फिक्स्ड है, वहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो रेसमिक तो नहीं बना। ठीक है, तो बना क्या, कितने बने, पहले तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछे, कितने बने, तो 2 बने। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना, 2 बना दोगे, है ना, क्योंकि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, क्या दोनों ब्रोमीन सेम साइड वाला भी बनेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि एंटी बनता है, नहीं। तो 2 प्रोडक्ट बने और इन दोनों में रिलेशन अगर आपसे पूछ रहा है तो ये और ये मुझे एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन एक दूसरे जैसे एग्जैक्टली सेम भी नहीं है और मिरर इमेज भी नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बोलो भाई, डायास्टीरियोमर्स। आया बात समझ में ना? सिंपल। नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली, देखो जरा, हाँ बढ़िया क्वेश्चन हो गया। बताओ नेट सॉल्यूशन विल बी, ये जरा सोचो तो देखो इसके पास कोई पीओएस दिखाई दे रहा है, ऐसे काटेंगे तो ब्रोमीन का उल्टा यहाँ पे ब्रोमीन आना चाहिए था। फिर से मैं वही बात बोलूँगा, फिशर में हम लोग पीओएस देख सकते हैं क्योंकि वो एक्लिप्स से बना रहता है, तो पीओएस हम लोग देख सकते हैं, इसलिए मैं देख ले रहा हूँ सीधा, सीओएस नहीं देख सकते, है ना? तो देखो तो ज़रा, तो यहाँ पर इधर से मैं काटूंगा ऐसे, तो ब्रोमीन का उल्टा ब्रोमीन यहाँ आना चाहिए था, एच का उल्टा एच यहाँ आना चाहिए था, नहीं आ रहा, मतलब इसके पास पीओएस नहीं है। दिखाई दे रही है बात, है ना? और इसके पास सीओएस भी नहीं है, क्योंकि मान लो सीओएस तो सेंटर से ही जाएगा हमेशा, सीओएस तो हमेशा सेंटर से जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इसके सेंटर से एक तरफ एच और एक तरफ ब्रोमीन है ही ऑलरेडी, नहीं, एक तरफ एच जुड़ा है एक तरफ ब्रोमीन जुड़ा है, तो सीओएस तो मिलने का भी चांस नहीं है। इधर और इधर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उधर से चल के उधर मिलता, वो तो बाद में देखेंगे, पहले तो हमको यहाँ देखना है। तो यहाँ पर तो सीओएस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसके पास ना पीओएस है ना सीओएस है, मतलब ये कंपाउंड अपना ऑप्टिकली एक्टिव है। बोलो तो ज़रा। और इसकी अगर बात करें तो इसके पास पीओएस है, अगर इसको यहाँ से काट देंगे तो ब्रोमीन का उल्टा ब्रोमीन मिला, एच का उल्टा एच मिला, मिथाइल का उल्टा मिथाइल मिला, तो इसके पास पीओएस है। तो अगर इसके पास पीओएस है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्या इसको मीज़ो बोलोगे? बहुत आराम से बोलोगे। क्यों बोलोगे मीज़ो? क्योंकि इसका एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आपके सामने दिखाई दे रहा है ना? तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव because of plane of symmetry and it has some optically active stereoisomer। यही ना लिखे थे डिफिनेशन। अब आप ध्यान दो इस बात को यहाँ पर कि मीज़ो, डायस्टीरियोमर्स, एनेंशियोमर्स, है ना, ये सब फिंगर टिप पर है ना? आपके फिंगर टिप पर नहीं होगा तो अब जितनी देर में आप ये बात समझोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो जाएगा कि अरे कितना क्या देखें, कितना देखें, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। एक दो चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है, वही आने वाला है बार बार, ठीक है? तो ये हो गया भाई ऑप्टिकली इनएक्टिव मीज़ो। तो नेट सॉल्यूशन विल बी, ये भी है और ये भी है, और ये दोनों लगभग बराबर होंगे। तो क्योंकि इसके पास एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है, तो सॉल्यूशन तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? मतलब नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि सॉल्यूशन में ऑप्टिकली एक्टिव एक स्टीरियोआइसोमर पड़ा हुआ है, ठीक है? अब ट्रांस में देखो तो ट्रांस में अगर हम लोग बात करें तो इसमें ट्रांस एंटी मीज़ो बनता था ना, चलो तो इसमें भी बना दिया जाए। तो ब्रोमीन मिथाइल एच, एक बार दोनों ब्रोमीन इस साइड आ जाएगा, दोनों एच इस साइड आ जाएगा, इधर मिथाइल आ जाएगा, प्लस एक और बनेगा CH3। इस वाले कार्बन पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा। और एक बार दोनों ब्रोमीन अपोजिट साइड भी आएगा, ऐसा नहीं। अच्छा, अब बोले सर मीज़ो वहाँ बनाए थे ट्रांस पे हम लोग, तो एक ही बना था, दूसरा तो बना नहीं था, है ना? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ट्रांस था, ट्रांस टू ब्यूटीन था। यहाँ पे सिर्फ ट्रांस टू ब्यूटीन नहीं है, ये अलग से, है ना, ये सप्लीमेंट्री आई हुई है इसकी। क्या बात समझ में आ रहा है ना? ये अलग से मॉलिक्यूल में जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से अब दोनों मीज़ो, अगर मतलब ये इतने पार्ट को हम लोग बोलें, इसको भूल जाओ, इस मीज़ो और इस मीज़ो में इतना पोर्शन तो दोनों का सेम ही था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जुड़ गया है तो अब सेम नहीं हुआ, क्योंकि अब ये और ये मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसमें तीनों ब्रोमीन सेम साइड है, इसमें दो ब्रोमीन और एक ब्रोमीन अपोजिट हो गए, नहीं? तो अब ये दोनों सेम नहीं हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है? अब नाउ
तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कोई पूछे तो 2 ही बोल दोगे, क्यों? क्योंकि ट्रांस है, एंटी एडिशन होगा तो दोनों ब्रोमीन सेम साइड ही आएंगे, ये श्योर है। और इन दोनों में रिलेशन पूछा जाए तो इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये तीनों ब्रोमीन सेम साइड है, इसमें 2 ब्रोमीन इधर 1 ब्रोमीन इधर है, तो क्या ये और ये सेम है? नहीं। क्या ये इसका मिरर इमेज है? नहीं। क्या ये इसका स्टीरियोआइसोमर है? हाँ। तो ये दोनों डायस्टेरोमर्स हो गए, सिंपल बात। देख रहे हैं मैं कैसे चेक कर रहा हूँ? डायस्टेरोमर्स हो गए, ठीक है। नेट सोल्यूशन विल बी ऑप्टिकली, इस बेचारे के पास पीओएस है, देखो तो ज़रा, यहाँ से कट जा रहा है, ब्रोमीन का उल्टा ब्रोमीन, एच का उल्टा एच, लेकिन इसके पास पीओएस नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन का उल्टा एच, एच का उल्टा ब्रोमीन, क्या? तो इसका मतलब ये वाला जो है अपना वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, नहीं? तो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो इसका मतलब ये नेट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ठीक इसकी तरह ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो भाई, बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये ना। चलिए तो नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ा जाए। क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको, है ना। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन हो गए, ठीक है। थोड़ा सा ठहराव के साथ करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन किया जाए। यही जो आपके पोस्टर में है, ठीक है, इसका मेजर प्रोडक्ट बताओ, ठीक। ट्राई कीजिए। हो गया होगा, कर लिया। देखो ये इस एल्कीन पर ब्रोमीन अटैक करेगा, एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन गया। अब अपने पास रास्ते में सेकेंड स्टेप में अपने पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये ब्रोमाइड है ना, तो एक तो ये ब्रोमाइड यहाँ ऐसा अटैक कर सकता है, ऐसा अटैक कर सकता है, इसको बाहर कर देगा, है ना, क्योंकि यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो यहीं पे मेजर बना के इसको बाहर कर देगा, और ऐसा प्रोडक्ट अपने को बनता हुआ, ये एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ, ऐसा बन जाएगा, नहीं। एक तो ये रास्ता है, और एक हम लोग पढ़े हैं हैलोहाइड्रिन फॉर्मेशन, याद है ना, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। उसमें हम लोगों ने क्या किया था? उसमें हम लोगों ने ब्रोमीन डाला था और साथ में सॉल्वेंट के तौर पर, मतलब सॉल्वेंट क्या, जो ढेर सारा होता है, ढेर सारा हम लोगों ने वाटर ले लिया था, और हम लोगों ने उसमें बात की थी कि जो मेजर प्रोडक्ट इस बार बनेगा वो वाटर के एडिशन से बनेगा, क्योंकि वो ढेर सारा अमाउंट में अवेलेबल है ना। मतलब जो मेजर होगा वो हैलोहाइड्रिन होगा और माइनर डाइब्रोमाइड होगा। तो वहाँ मेजर हैलोहाइड्रिन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर वाटर ढेर सारा है, मतलब ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन वाटर का है, इस वजह से वहाँ पर वो मेजर हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ देखो, जिन जिन मॉलिक्यूल में साइक्लिक हैलोनियम आयन बनेगा, जिन जिन मॉलिक्यूल में, उन सब के पास ये OH होगा जो कि वाटर के जैसा है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, नहीं। तो जिस भी मॉलिक्यूल के पास हैलोनियम आयन बना, उस मॉलिक्यूल के पास एक वाटर जैसा न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल है। क्या इसको ढेर सारा नहीं माना जा सकता? भाई इसके लिए ढेर सारा मतलब क्या, कि जब ये बने तब उसके पास हो, है। ब्रोमाइड यहाँ से बाहर निकला था ना बाहर, तो ब्रोमाइड को अब इस मॉलिक्यूल को ढूंढना होगा और उस पर ढूंढ के सही ओरिएंटेशन के साथ अटैक करना होगा। तो ब्रोमाइड सॉल्यूशन में कहाँ है और उसको तुरंत यहाँ पर अटैक होने का पॉसिबिलिटी, तुरंत जैसे ही ये बना उसी समय ब्रोमाइड के अटैक होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है
या जैसे ये बना इस OH का इस पर अटैक होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सोचिए भाई, जो मॉलिक्यूल में पहले से अवेलेबल है उसी का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसको तो कहीं जाना नहीं, उसको मालूम बनते ही पता चल जाएगा कि यहाँ बन गया है और फिर वो तुरंत अटैक कर देगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो दूसरा रास्ता है वो इस इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक और इसका बाहर होना, ये है ना। और यही पाथवे जो है ये मेजर हो जाएगा। क्यों? दो वजहों से। देखो, पहले तो प्रोडक्ट बना दिया जाए, फिर आपको समझाता हूँ कि क्यों ऐसा बनेगा, और फिर Br माइनस या कोई भी इस H+ को बाहर कर देगा और अपने पास फाइनल आंसर जो मिलेगा वो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये अपना मेजर हुआ और ये अपना माइनर हुआ। तो जो अपना फोस्टर का क्वेश्चन था वो तो बन गया। माइनर पूछा था आपसे, आप ये बना दोगे, आंसर हो जाएगा। मेजर ये होगा। ठीक है, हाँ। तो अब रीज़न की बात करें कि क्यों ये मेजर हो रहा है। दो वजहों से। क्योंकि इस साइक्लिक हैलोनियम के पास के लिए ये OH एक्सेस में है, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में ये बनेगा उसके पास ये OH होने ही वाला है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल का हिस्सा है। ठीक है, तो ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल जो होगा, जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का जो कैरेक्टर है ना, वो सबसे पहले अटैक करने का होगा। ठीक है ना। तो एक तो ये वजह है कि क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल विद इन दिस सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए इसका प्राइमरीली अटैक इसका ज़्यादा फेवरेबल है। दूसरी वजह कि जो कंपाउंड बन रहा है ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है, और किसी भी जगह पर, अब एक नया हम लोग यूनिवर्सल बात समझ रहे हैं कि किसी भी जगह पर अगर साइक्लाइजेशन हो जाए और 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बन जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट और ऐसे प्रोसेसेस का होना ज़्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे रिंग नहीं बनी, यहाँ पे रिंग बनी है। ठीक है ना। तो अब इसको आंसर लिख लो सब लोग, और फिर एक पॉइंट यहाँ पर ये बात यूनिवर्सल जो बात है हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो फिर लिखो। ठीक है, हो गया। लिखिए, in all the cases where in almost all the cases where cyclization is possible, where cyclization मतलब रिंग का बनना, साइकिल का बनना, in almost all the processes where cyclization is possible with 5 or 6 membered ring formation. Cyclization is possible with 5 or 6 membered ring formation. Then all such processes are favorable. Then all such processes are favorable. ठीक है, तो जहाँ पर साइक्लाइजेशन का प्रोसेस है, पॉसिबिलिटी है, वहाँ पर वो प्रोसेस जो है वो फेवरेबल हो जाता है। ठीक है, और ये आगे तक कई जगहों पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब से ध्यान रखना साइक्लाइजेशन, लेकिन ये नहीं कि 3 मेंबर्ड, ये नहीं कि 4 मेंबर्ड, 5 और 6 मेंबर्ड हाईली फेवरेबल है। 3 और 4 में भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, लेकिन 5 और 6 में तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चल, तो ये हो गया अपना हैलोजेनेशन, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। चलिए लिखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाईइन्स। ठीक है, तो ये एक बढ़िया टॉपिक है इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाईइन्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ पहले समझ लिया जाए। देखो, डाईइन्स जो होते हैं अपने पास, है ना, वो 3 तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड
एक होता है क्यूमुलेटेड और एक होते हैं कॉन्जुगेटेड। ठीक है भाई, तो 3 तरह के डाईईन्स हैं। आइसोलेटेड मतलब ऐसा कि दोनों में आपस में रेजोनेंस ना हो, जैसे एक पाई बॉन्ड ये एक ये है, दोनों में रेजोनेंस नहीं है, ऐसे पाई बॉन्ड्स को हम लोग डाईईन्स को आइसोलेटेड बोलते हैं। क्यूमुलेटेड ऐसे हो जाते हैं जो लगातार हो, है ना, इसीलिए इनका नाम क्यूमुलेटेड, जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उनको हम लोग क्यूमुलिन्स बोलते हैं ना, क्यूमुलेटेड पाई बॉन्ड्स होते हैं। और कॉन्जुगेटेड मतलब ऐसे जो आपस में कॉन्जुगेशन में हो, रेजोनेंस में हो। तो सबसे पहली चीज़ कि इन तीनों तरह के जो एल्कीन्स हैं, डाईईन्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कॉन्जुगेटेड, फिर होगा आइसोलेटेड, है ना, और सबसे कम स्टेबल होता है ये क्यूमुलेटेड। ठीक है भाई, सबसे कम। तो स्टेबिलिटी इस तरह से यहाँ पर बढ़ती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ही अपने आप में बहुत स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम। ठीक, तो हम लोग कॉन्जुगेटेड डाईईन पर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समझने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद समझा जाए। लिख लिया है? चलिए, चलो देखो, तो जैसे मान लो एक सिंपल सा हम लोग एक सिमेट्रिकल कॉन्जुगेटेड डाईईन ले लिए, ऐसा है ना, ब्यूटा 1,3 डाईईन, और इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे हैं, मान लो CCl4 का, और ब्रोमीन यहाँ पर एक इक्विवेलेंट लिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में एक इक्विवेलेंट नहीं भी दिया होगा ना, तो भी आप एक ही इक्विवेलेंट मानोगे, क्योंकि अगर एक इक्विवेलेंट दिया है तभी एक ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगर एक्सेस में है मतलब क्या कि दोनों पाई बॉन्ड तोड़ के 4 ब्रोमीन जुड़ जाएगा, सब जगह जुड़ जाएगा, जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड है सब जगह जुड़ जाएगा, तो फिर वो कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ, है ना। एक इक्विवेलेंट है तब ये सवाल बना कि कहाँ जुड़ेगा। ठीक है ना। चलो, तो पहले इसकी बात कर लिया जाए। अच्छा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये अपना न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास 2 पाई बॉन्ड हैं जो रेजोनेंस में है, तो इसका अटैक इस पर भी हो सकता है और इसका अटैक इस पर भी हो सकता है। दोनों पर से होगा किस पर, है ना। चलिए, तो वही समझते हैं। यहाँ पर दोनों एकदम सिमेट्रिकल हैं, तो हम लोग कहीं पर भी इसका अटैक करा दे रहे हैं। मान लो हम लोग इस पर इसका अटैक करा दिए, तो जब हम लोग इस पर इसका अटैक करा दिए तो देखो ऐसा कार्बोकेटाइन बनता हुआ नज़र आएगा, ऐसा इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन नहीं इंटरमीडिएट ना, तो ये बनेगा साइक्लिक हेलोनियम आयन। लेकिन अब अगर आप याद करो तो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि अगर बनने वाला कार्बोकेटाइन, है ना, रेजोनेंस में आ सकता है तो वहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और यहाँ इस कार्बन पे देखिए आप, इस कार्बन पे अगर ये बॉन्ड इधर से टूट जाए तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा जो रेजोनेंस में आएगा, नहीं तो मतलब यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाता है। और इसका ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, एक ये कार्बोकेटाइन बना और एक दूसरा जो यहाँ से ऐसा रेजोनेंस कर जाएगा, तो एक ऐसा कार्बोकेटाइन भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। और इन तीनों का, है ना, जो हाइब्रिड है उस जैसा ये इंटरमीडिएट दिखाई देगा। जरा देखो ध्यान से कैसे, है ना, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा ना, दिखाई दे रहा है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ऐसा, और ब्रोमीन पे भी पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका इंटरमीडिएट का जो हाइब्रिड है वो ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव है और इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है भाई, तो पहले स्टेप में ब्रोमीन का इस तरह से अटैक हुआ और यही वाला स्टेप क्या होगा, RDS होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन था इसलिए हमने इस पर अटैक कराया, चाहे हम इस पर अटैक कराते दोनों से सेम इंटरमीडिएट मिलते, अगर आप ध्यान से देखिए तो, है ना, यही इंटरमीडिएट वहाँ पर भी मिलता अगर हम लोग इस पर अटैक कराते तो। ठीक है, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो आप ऐसे जगह, ऐसे पाई बॉन्ड पर पहला अटैक कराओगे
जहाँ से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले पहली बार में, ठीक है ना, रेजोनेंस होकर नहीं, पहली बार में, ठीक है। तो हमेशा पहले अटैक ये लिखवाऊंगा मैं, तो अनसिमेट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रोफाइल का पहला अटैक उस जगह पर, उस पाई बॉन्ड पे जहाँ से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, ठीक है, इतनी बात। ये हो गया पहला स्टेप, ये RDS है। तो इसी वजह से ऐसी जगह पर अटैक होगा जहाँ से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में ये जो अपना हाइब्रिड है ये ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो तो जरा, पार्शियल पार्शियल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। और सेकेंड स्टेप में जो ब्रोमाइड आयन बचा है ना, वो इस वाले पर भी अटैक कर सकता है, इस कार्बोकेटाइन पर भी, ये पाथवे ए हो गया, और इस पर भी अटैक कर सकता है, ये पाथवे बी हो गया, ठीक है। तो अगर इस पर अटैक करेगा, अच्छा इस पर अटैक करेगा मतलब इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा मतलब इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर अटैक करेगा। तो अगर इस पर अटैक किया है ना, तो यहाँ से देखो दो रास्ते निकल रहे हैं। पाथवे ए से जब इस पर अटैक करेगा तो इस पर अटैक करेगा, तो देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मिल रहा है अपने को CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Br और यहाँ पर CH2 Br, ऐसा मिल रहा है। और पाथवे बी से अगर हम लोग जाएंगे इस पर, तो यहाँ पर मिल रहा है CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, ठीक है। तो पाथवे ए से एक प्रोडक्ट मिल रहा है, पाथवे बी से दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे कि देखो यार, यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया है क्या, और कार्बोकेटाइन अगर बन जाता है मतलब ये तो प्योर p ऑर्बिटल हो जाता है ना। तो जो अटैक हुआ है वो इस कार्बोकेटाइन पर हुआ है, हमने दिखाया बैक साइड अटैक है, हमने इधर से अटैक नहीं दिखाया है ना। लेकिन कार्बोकेटाइन बन गया है तो प्योर p ऑर्बिटल आ गया है सर, तब तो अब इधर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया है। लेकिन अब भी मेजरली अटैक अपोजिट साइड से होगा, मतलब इस हेलोनियम के अपोजिट साइड से ही मेजर अटैक यहाँ पर होगा। मेरी बात ध्यान से समझिए, ध्यान से एकदम, मैं आप एकदम क्लियर बात बोल रहा हूँ कि कार्बोकेटाइन बना जरूर है, लेकिन इस बार अबव और बिलो की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ये भी इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसमें अभी भी ब्रोमीन इधर से जुड़ा है, समझ गया ना बात। तो इस वजह से इसमें बैक साइड अटैक पॉसिबल, मतलब अब एंटी अटैक ही ज़्यादा फेवरेबल है, इधर से अटैक का पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है। ये लिखा सिर्फ छोटा सा ब्रोमीन है, लेकिन ब्रोमीन का साइज़ बड़ा है, जिसकी वजह से इस पर भी, इस कार्बोकेटाइन पर भी इधर से अटैक जो है इस ब्रोमीन की वजह से हिंडर्ड है, क्योंकि दूसरा आयन जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो खुद ब्रोमाइड है, इस ब्रोमीन से भी बड़ा, उस पर ब्रोमीन पर निगेटिव चार्ज है, तो इससे बड़ा हो गया ना। ब्रोमीन पर निगेटिव चार्ज इज़ लार्जर देन ब्रोमीन इटसेल्फ ना। तो इस वजह से इधर से अटैक का पॉसिबिलिटी कम है, होगा, लेकिन एंटी अटैक जो होगा, बैक साइड अटैक जो होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस जो हैलोजेनेशन रिएक्शन में जो हम लोग लिखे थे कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनने की वजह से उसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब एंटी नहीं बनता, यहाँ पर एंटी और सिन दोनों बन सकता है, लेकिन मेजर अटैक एंटी ही होता है, ठीक है। उसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में जान लें। ये 1 कार्बन पे ये ब्रोमीन जुड़ा था, 2 कार्बन पे ये ब्रोमीन जुड़ा है ना। तो इसमें जो प्रोडक्ट बना है बेसिकली ये 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बना है, मतलब एक 1 पर जुड़ा है और एक 2 पर जुड़ा है, दिस इज़ 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। और इसमें एक 1 पर है, 2, 3, 4, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है, ये 1-4 एडिशन प्रोडक्ट है ना। और ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, ये एल्कीन कम स्टेबल है। इस एल्कीन के पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, इस एल्कीन के पास 2-2, 4 अल्फा हाइड्रोजन है,
तो ये वाला एल्कीन जो है ये मोर स्टेबल है और ये वाला एल्कीन जो है ये लेस स्टेबल है, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है ना। और इसीलिए इसको हम लोग KCP बोलते हैं, दिस इज़ काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और ये ज़्यादा स्टेबल है तो दिस इज़ कॉल्ड थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। याद है हम लोग एक बार बात किए थे KCP और TCP पर ना, तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और ये थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, क्यों KCP TCP क्यों है, क्या है, अभी समझते हैं। इसको KCP बोलते हैं, 1,4 को TCP बोलते हैं, इतना फिलहाल ध्यान रखिए। इतना आया बात समझ में? अच्छा, अब एक सवाल और कि सर मेजर कौन सा बनेगा, ठीक है। तो मेजर यहाँ पर अब कंडीशन पर डिपेंड करेगा, मतलब ये पहला हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं जहाँ पर KCP और TCP का एप्लीकेशन है ना। वहाँ पढ़े थे पिछली बार हम लोग, लेकिन बोले थे कि हमेशा आप हाफमैन ही बनाओगे, लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन पर डिपेंड करेगा। मतलब ये मेजर कब होगा, दिस इज मेजर एट -80 डिग्री सेल्सियस और लोअर, ठीक है। -80 डिग्री टेम्परेचर हो या उससे कम हो तो इसको मेजर बना देंगे, ये मेजर हो जाएगा तो ये वाला माइनर होगा ना, दोनों लिखेंगे ना। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ एरो पर मान लो लिखा है -80 डिग्री, तो -80 लिखा है तो इसको मेजर बना दोगे और इस वाले को माइनर बना दोगे। आंसर एक ही मेजर बोल रहा है तो ये आंसर कर दोगे। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है ना, मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर है या उससे ज़्यादा है, 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसा लिख दिया है, तो फिर 1,4 वाला मेजर हो जाएगा। यहाँ एरो पर 40-50 डिग्री लिख दिया है तो 1,4 मेजर हो जाएगा, ठीक है, मतलब अपना TCP मेजर हो जाएगा और ये वाला माइनर हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? चलिए, तो ये इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है। 1, 2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं। बहुत सिंपल सा बात है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी कम हो जाता है क्योंकि कार्बोकेटाइन बन जाता है, ठीक है। तो अब ज़रा हम लोग बात करें KCP और TCP की, है ना। तो इसको नोट करो जल्दी से ज़रा। ठीक है, इसको नोट करिए, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करें कि इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है। इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं और सबसे पहली चीज़ हम लोग ये समझते हैं कि क्यों इसको एक को TCP और एक को KCP बोलते हैं। ये अपना रिएक्टेंट है, जब इस पर इसका अटैक हो रहा है तो ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा और ये इंटरमीडिएट कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ऐसा, ठीक है। इस पर भी होगा, वो नहीं बना रहे हैं, इस पर अटैक हो रहा है, ये बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये है अपना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और ये वाला प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ना। चलो मैं यहाँ भी बना दे रहा हूँ, यही दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे, जरा मुझे जल्दी से बताओ। एक ये कार्बोकेटाइन बना था जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ये बना दिए थे, ये बना दिए थे हम लोग, ठीक है। तो ये वाला सेकेंडरी है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ब्रोमीन का -I बहुत कम है। और ये वाला प्राइमरी है जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, दोनों में बराबर रेजोनेंस है। तो ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है, ठीक है। तो जो इस पर अटैक जब ब्रोमाइड का होगा तो 1,2 प्रोडक्ट बनेगा, तो क्योंकि वो सेकेंडरी पर अटैक हो रहा है तो उसका ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पर अटैक हो रहा है। बोलो भाई, तो जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होगा वो ऐसा कुछ होगा ना, ठीक है। इससे ये नीचे होगा क्योंकि आप एडिशन करा रहे हो तो एक्सोथर्मिक होता है ना। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट अपने को मिला है वो ये मिला है, देखो कोई कन्फ्यूज़न,
ठीक है, मतलब 1,2 प्रोडक्ट मिला है अपने को। और जब इस पर अटैक होगा, है ना, इस पर अटैक होगा तो ये प्राइमरी है, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट जो होगा वो इसके ट्रांजिशन स्टेट से, इसके ट्रांजिशन स्टेट से ऊपर होगा, लेकिन प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बन रहा था तो उसकी स्टेबिलिटी ऐसी होगी। मतलब अगर हम लोग इसका, अगर ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है, क्योंकि ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, ये एल्कीन कम स्टेबल है, तो एनर्जी में ये नीचे है, ये ऊपर है। और क्योंकि सेकेंडरी से अटैक से ये बन रहा है तो इसका ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और प्राइमरी से अटैक से ये बन रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसका ट्रांजिशन स्टेट ऊपर होगा। ऐसा होगा, ये चीज़ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं KCP, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। याद करिए कि हम लोग एक बार बात किए थे कि काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मतलब काइनेटिक्स, मतलब रेट जिसका ज़्यादा हो, और थर्मोडायनेमिक इज़ रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, मतलब जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसको हम लोग TCP बोल रहे हैं। इसका रेट ज़्यादा है। कैसे इसका रेट ज़्यादा है? क्योंकि इसका ट्रांजिशन स्टेट नीचे है, इसका ट्रांजिशन स्टेट ऊपर है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है उसका रेट ज़्यादा होगा, और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है उसका रेट कम होगा। ठीक है, तो अब देखो ये इंटरमीडिएट बन चुका है, ये RDS था। अब ब्रोमाइड आयन अगर हम लोग टेम्परेचर बहुत कम करते चले जाएं, -80 डिग्री पे ले गए, तो जब बहुत कम कर दिए तो अब इन इंटरमीडिएट्स को इस रास्ते से, क्योंकि अब इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, इनके पास टेम्परेचर घटाने से इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, वो कम हो जाएगी, है ना। तो अब ये रिएक्टिव कम हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर आपने घटा दिया, कोलिजन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर घटाओगे तो कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की वो कम हो जाती है। बोलो भाई, तो आपने टेम्परेचर घटा दिया है तो आप इनकी काइनेटिक एनर्जी घटा दियो, अब धीरे धीरे कोलिजन हो रहा है। तो अब क्योंकि कोलिजन धीरे हो रहा है तो उतनी एनर्जी जनरेट नहीं हो रही रिएक्शन के लिए, तो इस पाथवे को क्रॉस करना ज़्यादा आसान है कि नीचे वाले को, नीचे वाले को। तो इसीलिए जब आप टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो रिएक्शन इधर की तरफ चला जाता है, जो जल्दी से बन जाए। आई बात सुन, इसीलिए आपका -80 डिग्री पर मेजर ये हो जाता है, या और कम टेम्परेचर कर दिए तो। ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अब मॉलिक्यूल इसको भी क्रॉस कर सकता है और इस ज़्यादा वाले को भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि आप टेम्परेचर 40 डिग्री कर दिए तो सबके पास इतनी एनर्जी है, तेज़ी से कोलिजन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स भाई वो इस रास्ते जाएंगे जिससे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिले अपना। समझ के बात ना। तो या यहाँ पर अगर आ भी जाएंगे तो ये वाला रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी गेन कर लेगा। खैर वो बात छोड़ो, फिलहाल बस इतना ध्यान रखो कि जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे हम लोग, तो क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, और हम लोग काइनेटिक्स में पढ़े थे, एक बार याद करिए आप, पढ़े थे कि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो इस वजह से जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इससे ज़्यादा इसका एक्टिवेशन ज़्यादा है तो इसका रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, तो ये प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा 40 डिग्री या उससे ज़्यादा पर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट, काइनेटिक प्रोडक्ट मतलब लेस स्टेबल प्रोडक्ट लेकिन जिसका रेट ज़्यादा हो, काइनेटिक कंट्रोल्ड हो। काइनेटिक मतलब रेट से ज़्यादा बने, और थर्मोडायनेमिक मतलब स्टेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा बने, रेट उसका कम हो। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं आउटकम टेम्परेचर चेंज करके KCP और TCP में? बिल्कुल कर पा रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो ये नहीं बनेगा, तो इसीलिए मेजर ये हो जाता है -80 पर। और टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ा देंगे टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो ये मेजर बन जाएगा, क्योंकि इसको भी क्रॉस कर सकता है। तो सारे मॉलिक्यूल ऐसे ही रास्ते जाना चाहेंगे जिससे एक ही बार में, है ना, मोक्ष प्राप्त हो। क्या मतलब? हाईली स्टेबल प्रोडक्ट बने। समझ में आई ना बात? तो ये जो कहानी है, इसीलिए इसको TCP और KCP बोलते हैं। तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो है वो KCP है, और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो है वो TCP है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में?
चलिए, तो अब इस पर सवाल है, बढ़िया बढ़िया सवाल इससे बनते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन बनता है। तो इसको हम लोग अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में इस पर सवाल उठाते हैं और इसमें थोड़ी सी बात, एक दो बातें और है, वहीं से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए सब लोग बढ़िया से, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।